नमस्कार, मैं हूं नवमा। वंदे मातरम एक गीत नहीं, आजादी के आंदोलन की पहचान है। करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का प्रतीक है। लेकिन अब वंदे मातरम एक बार फिर से एक विवाद में, एक सियासी तूफान के बीचों बीच है। कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान हुए एक घटनाक्रम ने एक नई बहस छेड़ दी है। आरोप है कि वंदे मातरम के गायन के दौरान सोनिया गांधी ने पूरा गीत गाने पर आपत्ति जताई। बीजेपी ने इसे राष्ट्रीय गीत के सम्मान का मुद्दा बना दिया है, जबकि कांग्रेस इस पूरे विवाद को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है। ये विवाद अब बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि बेंगलुरु में सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। एफआईआर की मांग उठ रही है और मामला अदालत तक ले जाने की चेतावनी भी दी जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के दिमागी नक्सल वाले बयान पर भी कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने विरोध तेज कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा था कि देश को दिमागी नक्सलवाद से सावधान रहने की जरूरत है। बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है और पूछ रही है कि क्या देश और देश की विरासत का विरोध करना ही कांग्रेस का नया हथियार है। कांग्रेस ने पलट के वार किया है, कहा है कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए राष्ट्रवाद की राजनीति की जा रही है। और इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज की बड़ी बहस, क्योंकि मुद्दा सिर्फ गीत, राष्ट्रगीत का नहीं है, बल्कि भावना, राजनीति और राष्ट्रवाद की टकराव का है। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, और जरा भी शर्म बची है तो दो हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगो। दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनके मुकाबले का एक भी नेता नहीं। बीजेपी के बाद कोई दूसरा काम नहीं। राष्ट्रीय गीत को भी विरोध करने लग गया कांग्रेस ऑफिस में। राष्ट्रद्रोह किया गया है। षड्यंत्र के तहत वंदे मातरम का अपमान किया है। ये सब दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब मेंटल केस तो बीजेपी है, ये अब साइकोलॉजिकल भी जानने लगा है। उनके बारे में हमें कुछ भी नहीं कहना है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति उनका अपमान है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की सलाह पे जो एक्सेप्ट किया था वर्जन वंदे मातरम का, वही वर्जन हमारी पार्टी के फंक्शंस में चलाना है। वंदे मातरम का अपमान मतलब भारत का अपमान। कांग्रेस की परंपरा में पार्लियामेंट में जो एडॉप्शन हुआ, ये सब वो नहीं था जो आज हुआ है। तो इस पूरे मुद्दे में कई सवाल उठते हैं। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस दफ्तर में राष्ट्रगीत का सही मायने में अपमान हुआ है? वंदे मातरम राष्ट्र सम्मान का मुद्दा है या फिर सियासी हथियार है? दो छंद गाने की परंपरा पर विवाद जानबूझकर बढ़ाया जा रहा है। क्या राष्ट्रगीत के सम्मान की आड़ में राजनीतिक ध्रुवीकरण हो रहा है? दिमागी नक्सल वाले बयान और इस विवाद के बीच कोई बड़ा राजनीतिक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। वंदे मातरम पर बहस आखिर राष्ट्रभक्ति की है या फिर राजनीति की है? ये सवाल हैं जो हमारे आप सबके लिए के सामने हैं। और हमारे साथ इस वक्त कई मेहमान जुड़े हुए हैं। मलूक नागर हैं महासचिव आरएलडी के, समीर चौगांवकर हैं वरिष्ठ पत्रकार, ईशान त्यागी प्रवक्ता कांग्रेस, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार। मलूक नागर, ये वंदे मातरम पर जो बहस छिड़ी है, आपको क्या लगता है कि ये जो दो छंद गाने की परंपरा है उस पर विवाद जानबूझकर बढ़ाया जा रहा है? क्योंकि दो छंद गाने की परंपरा थी तो फिर इसमें अपमान क्यों कहा जा रहा है? अब देखिए नगमा जी, बहस देश के कानून बनने से पहले जायज़ थी। बहस संसद में जब 193 पे चर्चा हुई पिछले सत्र में, जायज़ थी।
और अगर 1937 में CWC की मीटिंग में, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में 2 छंद गाए गए और कांग्रेस आज भी ये सोचती है कि वही कानून बन गया, और कानून बनने के बाद भी अगर 2 ही छंदों के बाद माननीय सोनिया गांधी जी माननीय खड़गे साहब से कुछ कहते हैं और बीते कल नेशनल टेलीविजनों पे 3 चीज़ें निकल कर के आती हैं, जो इनके मनोज कुमार सांसद हैं वो कहते हैं हमने क्या गलत किया। सोनिया गांधी जी मैडम कह के उन्होंने चिन्हित करा कि मैडम चाहती थी कि यहीं रुक जाएं, पर हमने पूरा बजाया, पूरा गान गाया। तो क्या ये एडमिट फैक्ट है कि सोनिया गांधी जी 2 से आगे नहीं चाहती थी? एक ने कहा कि अपने तो अगर सोनिया गांधी 2 के आगे नहीं चाहती थी और हम बात उस परंपरा की करें जिसमें 2 छंद गाने की परंपरा थी, तो समीर चौगांवकर थोड़ा इतिहास में भी जाएं या परंपरा की भी बात करें कि ये 2 छंद गाने की परंपरा क्यों थी। एक कहा गया कि उस एक तरह से नगमा जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी, पहले इस जो आपने बात उठाई है उस पर समीर चौगांवकर का मैं बताइए जी। मैं ये कह रहा हूं, फिर एक ने कहा कि खड़गे साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, एक ने कहा कि सोनिया गांधी जी की तबीयत ठीक नहीं थी, और एक ने एडमिट कर लिया कि उन्होंने नहीं गाना दिया। तो अगर कंफ्यूजन है तो बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाए। चलिए, मैं उस कंफ्यूजन की बात नहीं कर रही हूं, अभी बचाव कर रहे हैं। उस पर बाद में आएंगे कि कांग्रेस को कंफ्यूजन है कि नहीं। एक मिनट रुक जाइए, अब आपने अपनी बात की, मैं कंफ्यूजन की बात नहीं करूंगी। हो सकता है कांग्रेस कंफ्यूज्ड है, पर लोगों के जानकारी के लिए, हम तमाम दर्शकों की जानकारी के लिए भी, समीर चौगांवकर, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि ये 2 छंद गाने की परंपरा थी, तो परंपरा क्यों थी? और दूसरे कि अगर 2 छंद के बाद हम रुक जाएं तो क्या ये राष्ट्रीय सम्मान का मुद्दा बनना चाहिए? देखिए नगमा जी, 1937 के पहले ये पूरे 6 छंद गाए जाते थे कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन के अंदर, और चूंकि उस समय मुस्लिम लीग जिन्ना ने इसका विरोध किया और जिन्ना ने कहा कि भाई ये पूरे अगर गाएंगे तो ये हमारे मुस्लिम धर्म के हिसाब से नहीं होगा और मुस्लिम समुदाय इसका विरोध कर रहा है। तो इसका विवाद निपटाने के लिए फिर एक कमेटी बनाई गई, जिसके जो अध्यक्ष उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, वो थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सुभाष चंद्र बोस थे और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। इस कमेटी ने यह तय किया कि भाई फिलहाल देश की एकता के लिए, देश की आजादी के आंदोलन के लिए सबको साथ रहना है, कोई विवाद ना हो, इसलिए पहले 2 छंदों को हम इसको लेते हैं, बाकी के 4 छंद नहीं गाए जाएंगे। तो ये परंपरा चली काफी समय तक चली, और उसके बाद संविधान सभा ने भी पहले 2 जो छंद थे, संविधान सभा ने भी पहले ही 2 छंदों को अनिवार्य किया गाने के लिए। 6 बाकी के 4 छंदों को संविधान सभा ने अनिवार्य नहीं किया था। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि भाई पूरे 6 छंद गाना चाहिए 150 साल होने के ऊपर पे, तो कानून बना, इसके ऊपर चर्चा हुई और लोकसभा से ये कानून बन गया। अब जब कानून बन गया तो 6 छंद गाना इसके लिए अनिवार्य हो गया, इसको 2 छंद गा के छोड़ा नहीं जा सकता। चूंकि कांग्रेस मुख्यालय में यह कार्यक्रम हो रहा था, वहां राहुल गांधी थे, कांग्रेस अध्यक्ष थे, सोनिया गांधी थी, सब लोग वहां मौजूद थे, और सोनिया गांधी का ये था कि भाई 2 छंद गाने के बाद इसको रोक देना है। लेकिन चूंकि यह कानून बन गया, इसका अपमान नहीं किया जा सकता। अगर ये सार्वजनिक जगह पर इसका बज रहा है राष्ट्रगीत, तो पूरे 6 छंद गाना अनिवार्य है, इसको 2 के छंद के बाद रोका नहीं जा सकता। तो कांग्रेस मुख्यालय में से पूरा बजाय तो कांग्रेस मुख्यालय ने से पूरा बजाया, लेकिन जैसा अभी मलूक नागर कह रहे थे कि कांग्रेस के अंदर में यह असमंजस है कि दरअसल हुआ क्या, रोकने के बावजूद भी सब पूरा गीत जो है वो बजाया गया। क्या खड़गे साहब की तबीयत खराब थी, हुआ क्या ईशान त्यागी? क्या ये जो कंफ्यूजन था वो अब क्लियर हो गया है? नकबा जी, देखिए बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि हमारे देश की जो धरोहर है, दोनों ही जनगण मन भी और राष्ट्रगीत वंदे मातरम भी, उसको लेके बात है। तो मैं चाहूंगा थोड़ा फैक्चुअली बात हो इसमें। अभी समीर चौगांवकर साहब ने एक बात बोली कि मोहम्मद अली जिन्ना ने इस पे आपत्ति दर्ज करी कि पूरा वंदे मातरम नहीं गाना चाहिए। यहां ये पकड़े जाते हैं क्योंकि 1920 में मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस पार्टी छोड़ के अपनी अलग से मुस्लिम लीग बनाते हैं। तो 1937 में जब इस पे चर्चा शुरू हुई तो 16 अक्टूबर को सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर साहब, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी को एक पत्र लिखते हैं कि वंदे मातरम पे हमारा क्या स्टैंड होना चाहिए। वंदे मातरम को लेके कुछ चीजें खड़ी हुई हैं। उसके बाद गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की सलाह के बाद, उनसे पूरा सलाह मशवरा करने के बाद, और उनका एक प्रेस नोट भी है
30 अक्टूबर 1937 का कि ये मेरी सलाह पे ही कांग्रेस पार्टी ने जो 28 अक्टूबर 1937 को जो प्रस्ताव पारित किया है कि 2 छंद गाने चाहिए वंदे मातरम के, ये मेरी सलाह पे हुआ है। तो मुझे एक बात समझा दीजिए, ये आपके विवेक पे मैं छोड़ रहा हूं और दर्शकों के विवेक पे मैं छोड़ रहा हूं कि जिस सभा में गांधी जी जैसे बड़े व्यक्ति हो, राष्ट्रपिता हो, नेताजी सुभाष चंद्र हो, सरदार पटेल हो, पंडित नेहरू हो, जेबी कृपलानी हो, गोविंद वल्लभ भाई पंत हो, वहां पर मौलाना आजाद हो, मैं और रविंद्रनाथ टैगोर जी की सलाह हो, क्या मैं उसको सर्वोपरि मानूं या फिर जो आज के हमारे गृह मंत्री हैं, जो संसद में आने से कतराते हैं, जो संसद में आने से डरते हैं, अमित शाह जी की बात को मानूं? मुझे आपके विवेक पे मैं और दर्शकों के विवेक पे इस सवाल को छोड़ता हूं। पहली बात तो ये। दूसरी बात देखिए, ये लोग क्या करते हैं आरएसएस वाले, मैं बड़े फैक्ट्स के साथ बोलता हूं। ईशान त्यागी, मैं एक बात आपको बीच में रोकना चाह रही हूं। 28 दिसंबर, एक मिनट ठीक है, पूरी कीजिए बात। एक बात मैं बोलना चाहता हूं, उसके बाद आप मेरे को टोक लीजिएगा प्लीज। 28 जब इस बात पे चर्चा चल रही थी कि राष्ट्रगीत कौन सा होना चाहिए और राष्ट्रगान कौन सा होना चाहिए, और जब जनमन गण को राष्ट्रगान चुना गया और राष्ट्रगीत वैसे तो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों नहीं होते बाहर के देशों में, हमारे देश में दोनों हैं और कांग्रेस पार्टी की ही सरकार ने दोनों को दर्जा दिया। पहली बात तो जब लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक चर्चा चल रही अब देखिए इतनी लंबी बात हम धीरे धीरे करेंगे। ईशान त्यागी एक मिनट नहीं, बात कहीं से कहीं चली जा रही है। आपने जो कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पत्र दिखाना चाहता हूं प्लीज, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पत्र दिखाना चाहता हूं, ये आपको फैक्चुअल जाना चाहिए। क्या है पत्र में? ये ऑर्गेनाइजर में 28 दिसंबर, ऑर्गेनाइजर जो मुख्य पत्र है आरएसएस का, ऑर्गेनाइजर वो 28 दिसंबर 1949 को लिखता है, इफ हाउएवर जनगण मन is confirmed in place of Vande Mataram, it will mean that we have no longer a right to say Vande Mataram. गलत, पहली बात तो it will mean we cannot love our motherland. It will also mean Vande Mataram is buried alive with the words Jan Gan Man on the tombstone. For the tombstone will also be for Jan Gan Man of the will of people. यानी कि ये कह रहे हैं कि जो मैं आपकी बात समझ गई और दर्शक भी समझ गए होंगे, लेकिन मैं आपसे एक बहुत सीधा आसान सवाल पूछ रही हूँ अभी। एक मिनट बात सुन लीजिए पहले अब ईशान त्यागी। नहीं ईशान त्यागी, ये लगातार सिर्फ आपका भाषण नहीं हो सकता। एक मिनट, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ, अब आपने पूरी बात समझा दी, मैं उससे सहमत हूँ। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ सिर्फ कि अब ये कानून बन गया, मैंने मान लिया राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, तमाम चीजें आपने समझाई और सही समझाया। आपने ये भी कहा कि गुरुदेव की सहमति से, सलाह पर इसे कहा गया कि 2 छंद जो है वो गाए जाएंगे। पर मैं आज की बात पे आ जाऊं, अब जो सरकार है, अब जो कानून बना, तो कानून है। तो अगर ये कानून बना है तो सिर्फ सिंपल सवाल ये है कि ये फिर अगर इसके ऊपर नियम बन गया तो ये तो नियम का उल्लंघन हुआ ना। कैसे उल्लंघन हुआ? नियम अगर बनता है कि आपको तमाम छंद गाने हैं, जो जनगण, एक बार सवाल मैं समझ गया, आपका सवाल, मैं आपका सवाल समझ गया। मैं एक बार आपको जवाब देना चाह रहा हूं इस बात। देखिए, हमेशा से ही जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं उसमें जनगण मन गाया जाता है, और मैं एक बात का साक्षी और रहा हूं ईश्वर के आशीर्वाद से कि जब राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा हुई थी तो भारत जोड़ो यात्रा में 4 महीने तक प्रतिदिन रोज सुबह 5 बजे वंदे मातरम गाया जाता था, राष्ट्रगीत गाया जाता था। मैं इस बात का स्वयं साक्षी रहा हूं। हालांकि ये जो है इस सवाल का जवाब नहीं है, मैं वापस दूसरे लोगों के पास भी जाऊंगी, फिर आप आइएगा भी। विनोद अग्निहोत्री और अनुराग भदौरिया, आपको क्या लगता है कि नियम में सब पे लागू होगा? विनोद अग्निहोत्री। नियम बिल्कुल लागू होना चाहिए, और पूरा गायन तो हुआ, गाना रुका तो नहीं, वो तो हमने वीडियो देखा है। तो फिर रोका जाना, जब रोका गया था वो गलती थी? 2 छंद के बाद उल्लंघन तब होता नकबाजी अगर रोक दिया जाता, रोका नहीं गया। अब उन्होंने रोकने के लिए कहा, क्या कहा, मैं वहां मौजूद नहीं था इसलिए मैं दूसरों की बातों पर नहीं जाता। अगर मैं होता तो मैं जरूर कहता, क्यों। लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूं, ये राजाज्ञा जो है जारी हुई थी कब? कानून तो अभी बना है, लेकिन राजाज्ञा गृह मंत्रालय की जारी हो गई थी काफी पहले। उसके बाद पश्चिम बंगाल के चुनाव हुए, आसाम के चुनाव हुए। क्या पश्चिम बंगाल के शपथ ग्रहण, सरकार के शपथ ग्रहण में और आसाम की शपथ ग्रहण में वंदे मातरम का गायन हुआ? जरा पूछिए और वीडियो पलटवा लीजिएगा। नहीं हुआ ना। केरल में हुआ और तमिलनाडु में हुआ।
लेकिन पश्चिम बंगाल में सुहेल अधिकारी के शपथ ग्रहण में और हेमंत बिश्व शर्मा के शपथ ग्रहण में नहीं हुआ, जबकि राजज्ञा तो जारी हो चुकी थी पहले ही वो गृह मंत्रालय से कि हर उसमें होगा। तो ये उसका वो क्या अपमान था या सम्मान था? दूसरी बात, जी बिल्कुल, हाँ, उस वक्त कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया गांधी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, अगर मैं मौजूद होता या मैंने सुना होता तो मैं उस बात को और अब जब कानून बन गया है तो निश्चित रूप से 6 के 6 स्टैंजा पूरे गायब होने चाहिए, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, वो राष्ट्रीय सम्मान की बात है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, अभी ईशान त्यागी ने, देखिए समीर चौगाकर ने गलत नहीं कहा, जिन्ना मुस्लिम लीग बना चुके थे, लेकिन जिन्ना इसको मुद्दा बना रहे थे, इसलिए कांग्रेस के नेताओं ने, जिसमें मौलाना आजाद भी थे, ये विचार हुआ कि भाई इसको मुद्दा नहीं बनने देना है, हम मुस्लिम लीग के हाथ पे बात नहीं जानी है, इसलिए ये कमेटी बनी और कमेटी के बाद ये फैसला हुआ कि 2 छंद नहीं गाए जाएंगे। ये ऐतिहासिक सच ये है और इसलिए इसका वो फैसला हुआ था। और लगातार पार्लियामेंट सेशन, मल्लुक नागर जी तो रहे हैं सांसद, मल्लुक नागर जी जानते हैं जब पार्लियामेंट सेशन जब सत्र अवसान होता है तो उसके बाद आखिर में वंदे मातरम गायब होता रहा है। ठीक है विनोद जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। आप धन्यवाद, आपने बताया कि क्या फैक्चुअली करेक्ट है, लेकिन चारू प्रज्ञा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी प्रवक्ता। चारू, आपके पहले इस पर काफी बहस हुई, बातचीत हुई, इसके हम हिस्टोरिकल तथ्यों में भी गए कि 2 छंद गाया जाता था, उसके बाद कब से ये अब पूरे छंद गाने की जो आज्ञा जारी हुई है। फिर अभी विनोद अग्निहोत्री याद दिला रहे थे कि बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं जहां पर गाया नहीं गया वंदे मातरम। बंगाल चुनाव की उन्होंने बात की। चारू प्रज्ञा, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं कि राष्ट्रगीत पूरा गाया गया कांग्रेस दफ्तर में, तो फिर ये राष्ट्रगीत का अपमान क्यों हुआ? रोका तो गया नहीं। देखिए, बीच में खंडन तो हुआ नगमा जी, बीच में रोका तो गया, इधर उधर इशारे हुए। मैं कल से इस विषय पर जब कांग्रेस के प्रवक्ताओं की बात सुनती हूँ, मेरा उनसे एक ही सवाल पूछना है। आज आप एक बहाना ढूंढ रहे हैं, कह रहे हैं सोनिया जी ये सोच रही थी कि खड़गे जी परेशान हैं, उनके लिए थोड़ा कंफर्टेबल करने के लिए कुर्सी ढूंढ लेते हैं। भाई वो उतनी देर से खड़े थे तो कितना लंबा है हमारा राष्ट्रगीत, कितना लंबा है? केवल 3 मिनट का, आधा वो बीत चुका था। उसके बाद आपको बीच में इतनी जल्दबाजी क्या हुई रोकने की कि वो 1 मिनट के लिए भी नहीं रुक पाए? बीच में आपको इधर उधर देखना पड़ा, सबसे बात करनी पड़ी। तो वहां पे जो लोग वहां पे मौजूद होंगे वही जानेंगे कि क्या कह रही थी सोनिया गांधी। बिल्कुल। और मेरा ये मानना है कि देखिए उनके चेहरे के ऊपर कैमरा था। नगमा जी, मैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली वीडियोग्राफिक एविडेंस के आधार पर चल रही हूँ और उसके बाद मैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दूंगी, क्योंकि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर बहुत जरूरी है, ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि ये सोच कहां से आती है इस प्रकार की। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी, जो इंसान थोड़ी देर से खड़ा हुआ है, क्या वो 1 मिनट और खड़ा नहीं रह सकता? आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी के, और आपने तो कोई इशारे करे नहीं। इशारे कौन कर रहा है? इशारे हो रहे हैं सोनिया गांधी के द्वारा। तो इसके बाद भी राष्ट्रगीत जो है वो पूरा गाया गया, तो राष्ट्रगीत रोका नहीं गया। और हम बात कर रहे थे परंपरा की, जहां पर 2 छंद गाने की परंपरा थी। अनुराग भदौरिया हमारे साथ है, उनको बोलने का मौका नहीं मिला अब तक। 1 मिनट में आपके पास आऊंगी ईशान त्यागी। अनुराग, ये वंदे मातरम राष्ट्र सम्मान का मुद्दा है इस वक्त या सियासी हथियार बन चुका है और इसको जानबूझकर बढ़ाया जा रहा है? देखिए, वंदे मातरम में अगर पहली लाइन है सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम सस्यश्यामलम मातरम वंदे मातरम, मतलब क्या है? मतलब है कि हमारी भारत माता की तो के पास स्वच्छ हवा है, यही तो है। यहाँ पे हमारी फसल है, हरे भरे पेड़ हैं, पानी शुद्ध है, यहाँ पे किस तरह से फल फूल हैं। तो क्या इस देश के अंदर में, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ जिसका सवाल प्रधानमंत्री जी ने बोला, दिमागी नक्सल, तो किसकी वजह से आज शुद्ध हवा नहीं है? क्यों हवा में जहर दिखाई पड़ता है? QI हाई क्यों रहता है? सीधा सा सवाल है। दूसरा, पानी स्वच्छ क्यों नहीं है? क्यों नहीं गंगा साफ होती है? क्यों नहीं यमुना साफ है? क्यों गंदे पानी पी के लोगों की मौतें हो रही हैं? तो हम तो साथ रहे, ये दिमागी नक्सल कौन है? किसकी वजह से यहाँ पे जंगल काटे जा रहे हैं? किसकी वजह से जंगल यहाँ पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं? फसल में देखो, फसल का किसानों के लिए फसल की पूरी कीमत नहीं मिल रही है, फसल पूरी तरह से हो नहीं पा रही है। कौन है जिम्मेदार?
तो इसके मतलब नक्सल, यहाँ पे जो दिमागी नक्सल कौन है? कौन है दिमागी नक्सल जो हमारे छात्रों को गटर बोल दिया जाता है? किसका? कौन है दिमागी नक्सल सोच वाला जो हमारे छात्रों को पंचर जोड़ने वाला भी बोला जाता है? कौन है दिमागी नक्सल जिस तरह से हमारे आर्मी को, मेरी पूरी बात होने दीजिए, मेरी पूरी बात हो जाए, 10 सेकंड दीजिए। कौन है आर्मी, हमारी आर्मी ऑफिसर सुफिया कुरैशी जी को बोला जाता है कि आतंकवादी की बहन है? कौन है दिमागी नक्सल जो ये कहता है कि नहीं, जो वहां पे 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा था, वीरांगना का भाव नहीं था? कौन है दिमागी नक्सल जिसकी वजह से चढ़ावा चोरी प्रभु राम के मंदिर में हो गया और हम उससे सवाल पूछ रहे हैं कि इस पर चर्चा हो जाए तो चर्चा होने में लोग घबराते हैं? कौन है इस देश के अंदर आर्मी नक्सल, यहाँ पे दिमागी नक्सल जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं, हमारे समाज को बांटने की बात कर रहे हैं, हमारे अपनों से अलग कर रहे हैं? दूसरी लाइन, उसमें एक और लाइन है, तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही हृदय तुम्ही मर्म, मतलब तुम्ही विद्या हो और एक और लाइन है, सुहासिनी सुमधुर भाषिणम, मतलब हमारी भाषा कितनी मधुर होगी। यहाँ क्या भाषा मधुर है? एक दूसरे को गाली गलौज करके बात की जाती है, व्यक्तिगत हमले किए जाते हैं, भाषण वही तो उसके बाद आप देखो एक दूसरे को किस तरह से यहाँ पे एक दूसरे को अपमानित किया जाता है, कैसे एक दूसरे को टोका जाता है, तो कैसे एक दूसरे के अनुराग भदौरिया, आपने बहुत अच्छे से पूरी व्याख्या की राष्ट्रगान की। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ, आपने सही सवाल उठाया कि कौन है दिमागी नक्सल और ये तमाम चीजें जो राष्ट्रगान में कहा गया उसको जो नहीं मान रहे, नहीं फॉलो कर रहे, दिमागी नक्सल वो भी हैं, सुजलाम सुफलाम और सुमधुर भाषिणी, तमाम बातें आपने की। लेकिन जो सवाल मूल था कि उसको अगर कांग्रेस दफ्तर में बिना रोक टोक के पूरा गा लिया जाता तो समस्या क्या थी? अनुराग, मेरा सीधा सा सवाल हो तो कांग्रेस में वहां पे जो लोग थे बताएंगे क्या हुआ था, नहीं हुआ था, क्या बात हुई थी, वो तो हमें नहीं पता। लेकिन हम एक चाहते हैं कि हमारे छात्रों की आंख फोड़ दी जाए, पैलेट गन चल जाए, AK-47 चल जाए, उनके हाथ पैर तोड़ दिए जाए। तो ये मैं इसीलिए तो मेरा सवाल है कि दिमागी नक्सल कहां से आ रहा है? वापस लेने की बात तो कोई नहीं कर रहा। देखिए ये डबल स्टैंडर्ड्स की बातों पर आप आ जाते हैं। उनकी भी बात कर रहा हूं। देखिए मेरे लिए एक सेकंड देखो वैसा वैसे नहीं करते, मैं बोलूं फिर आप बोले ना, अरे फिर आप बोले ना, मैं कह रहा हूं कि जो वहां पे झारखंड में हुआ बच्चों के साथ अन्याय होगा, मैं उसका भी विरोध कर रहा हूं। मैं तो चारू प्रज्ञा को इसका जवाब देने दीजिए। आप जो कह रहे हैं उस पर वो रिएक्ट भी करना चाह रही है ना, तो सुन लीजिए। अनुराग, आपकी बात हो गई। पैलेट गन चलता, अनुराग भदौरिया, मौका दीजिए उनको भी बोलने का। चारू प्रज्ञा, क्या जवाब है आपका? बात करेंगे, देखिए नगमा जी, मैं बहुत, हमें भारत माता के लिए हमें लड़ना है, भारत माता को आजादी दिलानी है। सही बात है, सही बात है। वापस आते हैं इस मुद्दे पर भी अभी कि ये क्या, एक मिनट रुक जाइएगा अनुराग भदौरिया। मैं अभी वापस आती हूँ इस मुद्दे पर कि क्या राष्ट्रगीत के सम्मान की आड़ में राजनीतिक ध्रुवीकरण हो रहा है? चारू प्रज्ञा, क्या ये इतना बड़ा मुद्दा अगर राष्ट्रगान वहां पर गाया गया, बीच में क्या टोका गया, बट जो अनुराग भदौरिया सवाल भी उठा रहे हैं, क्या जवाब है आपके पास? देखिए मैं नगमा जी पहले भी यही बोलने की कोशिश कर रही थी, जो कुछ सेकंड हमने कल देखे सोनिया जी के, है ना, वो कुछ सेकंड की बात नहीं है, वो 90 साल के कांग्रेस पार्टी के इतिहास की बात है। ये ऐतिहासिक डिस्कम्फर्ट जो वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस पार्टी आज तक दिखाती चली आ रही है। अभी तो कह रहे थे मैं तीतुमे में नहीं करता अनुराग जी, अब कैसे तीतुमे पे आ गए? आपकी बारी में मैंने आपकी बात मान ली थी, आप शायद नहीं भी करते होंगे तीतुमे में, बट अब तो ये पता चल गया आप करते ही हो। अब क्यों मेरे ऊपर बोल रहे हैं? नगमा जी, you'll have to stop him please। अनुराग, एक मिनट, आप उसको पूरी बात करने दीजिए। अनुराग भदौरिया प्लीज, आपका नहीं तो थोड़ा एक मिनट। अनुराग, उनको बात पूरी करने दीजिए। आप जब कह रहे थे तो वो बात नहीं कर रही थी, लेकिन मैं उनका सवाल दोहरा दूं। चारू प्रज्ञा, आप अगर उस बात का जवाब दे दें। उनका कहना है कि राष्ट्रगान में, जब हमारे राष्ट्रगान में जो बोल हैं, उस बोल की जो भावना है उसको कहां कौन फॉलो कर रहा है? सुमधुर भाषिणी है, सुजलाम सुफलाम, वो नदियों की बात कर रहे हैं, वो स्वच्छ हवा की बात कर रहे हैं। बात यह है कि जो स्पिरिट ऑफ राष्ट्रगान जो है उसको तो कोई देख नहीं रहा, और यहाँ पर बड़ा मुद्दा बनाया हुआ इस चीज को। नहीं, देखिए ऐसा है नगमा जी, अच्छा है स्पिरिट पर जाने लग गए हैं अनुराग जी, लेकिन ये थोड़ा सा एडवाइस वो अगर अपने अलायंस पार्टनर कांग्रेस को भी दे देते तो अच्छा होता, क्योंकि कांग्रेस ने अपना स्तर अब इस लेवल तक गिरा लिया है कि ना ही अपमान केवल आपने वंदे मातरम का किया, हमारे राष्ट्रगीत का किया अपमान, आप मंच पे खड़े होके आप एक दूसरे देश के प्रधानमंत्री की करने लग गए। आपको लगता है कि महिला सशक्तिकरण बस आपके परिवार की 2 महिलाओं तक टिक कर रह जाए, उसके बाद आप PM मेलोनी के बारे में ईशान त्यागी इसका जवाब देना चाह रहे हैं। देखिए बात हम वंदे मातरम पर वापस आ रहे हैं, और जो मुद्दा आज बहस का वहीं आते हैं। ईशान त्यागी, इस पर क्या जवाब है आपका?
नकबा जी देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला और मैं आशा करता हूं मेरे साथ भी आप पूरा वो करेंगे, समर्थन करेंगे मेरी इस बात का। देखिए क्या है कि जिनका खोखला इतिहास होता है, जिनका राष्ट्रद्रोह का इतिहास होता है, वो दूसरों पे कीचड़ उछालने का पूरा प्रयास करते हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े हुए लोग कर रहे हैं। इनका इतिहास ये रहा है कि एके फजलुल हक के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरकारें चला रहे थे। वही एके फजलुल हक जो 1940 में पाकिस्तान बनाने के लिए जो उसका जो रेजोल्यूशन था उसको मूव करने का उन्होंने मुस्लिम लीग में काम किया था। उनके साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन्हीं के पूर्वज थे, उन्होंने सरकार चलाने का काम किया। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में और सिंध में भी सरकारें चलाई मुस्लिम लीग के साथ। हम हिंदू महासभा ने क्विट इंडिया मूवमेंट जब हुआ तो उसका विरोध करने का काम आरएसएस के लोगों ने किया। और एक मैं छोटा सा ऑर्गेनाइजर का एक लेख और पढ़ देता हूं जो हमारे तिरंगे के बारे में, आपको टोकूंगी नहीं बीच में, पर सिर्फ इतना बोल दूं कि आप इस मुद्दे पे वापस आइए। आप इतिहास में जाते हैं, उतना समय नहीं है, आज के मुद्दे पर आइए। कांग्रेस दफ्तर में क्या हुआ, अपमान हुआ नहीं, आरएसएस का इतिहास और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। देखिए नहीं, समय की बात नहीं, आप फिर कहेंगे कोई टोके नहीं। बात मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि जो आज मुद्दा है, जिस पर हम आज बात कर रहे हैं, आप उस पर बात कीजिए। मैं उसी पे बात कर रहा हूं। राष्ट्र की धरोहर का जो अपमान इन्होंने किया है वो एक बार बताना चाह रहा हूं, पूरे देश को पता होना चाहिए। ये लिखते हैं वे लोग जो किस्मत के दांव से सत्ता तक पहुंचे हैं, वे भले ही हमारे हाथों में तिरंगा को थमा दें, लेकिन हिंदुओं द्वारा ना इसे कभी सम्मानित किया जा सकेगा, ना अपनाया जा सकेगा। 3 का आंकड़ा अपने में अशुभ है और एक ऐसा झंडा जिसमें 3 रंग हो बेहद खराब मनोवैज्ञानिक असर डालेगा और देश के लिए नुकसानदायक होगा। ये आरएसएस कहती है देश के तिरंगे के बारे में। अगर आप कहेंगे तो मैं पढ़ देता हूं, ये संघीय ढांचे के बारे में बोलते हैं। आपने जितना कहा है उसी पर जवाब ले लूं। मलूक नागर से, मलूक नागर और समीर चौगांकर, आप दोनों की प्रतिक्रिया इस पर जो ये कह रहे हैं अपमान की बात तिरंगे की, राष्ट्रीय ध्वज को नहीं फहराती है 50 साल तक। हाँ ठीक है, समीर चौगांकर, 50 साल तक राष्ट्रीय ध्वज को नहीं फहराया गया था आरएसएस के हेडक्वार्टर पे, उस पर भी जवाब लीजिएगा। देखिए नगमा, ईशान युवा प्रवक्ता है, कांग्रेस के अच्छे प्रवक्ता है और काफी अध्ययन करके आते हैं, लेकिन इनको कुछ तथ्यों की जानकारी भी मतलब अधूरी लेकर आते हैं और बातों को कैसे तोड़ मरोड़ कर रखा जाए ये ईशान ने आज रखा है। जिस किताब का ईशान जिक्र कर रहे हैं उन्होंने उसका सिर्फ आधा हिस्सा बताया, उसके बाद का हिस्सा उन्होंने नहीं बताया। 1925 में संघ बना था और 1926 की पहली संघ की अकोला के पास सिंधी में बैठक हुई थी और उसी में तय कर लिया गया था कि राज्य के सम्मान के जितने भी प्रतीक है उनके साथ आरएसएस जुड़ा रहेगा। और 1926 से लेकर आज तक संघ ने किसी भी राज्य के सम्मान से जुड़े प्रतीक का अपमान नहीं किया। उन्होंने तिरंगा आरएसएस हेडक्वार्टर में तिरंगा नहीं फहराने का सवाल भी उठाया। समीर, 1947 में तिरंगा के बारे में और तिरंगा कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस 1 साल भी बताया जब कांग्रेस ने कभी आरएसएस के किसी भी प्रचारक के ऊपर या संघ के ऊपर राज्य के किसी भी विषादी का अपमान करने का केस दर्ज हुआ होगा। आज तक ऐसा नहीं हुआ। संघ हमेशा से राष्ट्रीय सम्मान के साथ जुड़ा रहा है। इस तरीके से बेबुनियाद बातें करना मुझे लगता है ठीक नहीं है। और मैं एक और करेक्शन कर देता हूं कि जब ईशान किशन बता रहे थे जिन्ना के मामले को लेकर, तब जवाहरलाल नेहरू 1937 ने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को बुला के पूछा था कि ये क्या मामला, इसमें क्या किया जा सकता है, मुसलमान है, आप बताइए। तो अब्दुल कलाम आजाद ने कहा था कि अगर इस मामले को आप आगे बढ़ाएंगे वंदे मातरम को लेके, तो मुसलमानों का एक हिस्सा टूटकर जिन्ना के साथ जा सकता है, ये विवाद होगा, हिंदू मुस्लिम संघर्ष बढ़ेगा। तो अभी स्वतंत्रता आंदोलन जरूरी है, तो अभी इस विवाद को तूल न दिया जाए। और इसलिए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के खिलाफ पर जवाहरलाल नेहरू ने गलत तरीके से बता रहे हैं। तो देखिए फैक्चुअली गलत ये बता रहे हैं। ईशान ने जैसा करेक्शन इसमें किया था कि गुरुदेव के सलाह पर इसे माना गया था। अब्दुल कलाम, हाँ, मलूक नागर भी कुछ इस पर जोड़ना चाह रहे हैं क्या आपके पास? जी बोलिए। 1 सेकेंड समीर जी। मलूक जी बताइए। देखिए आरएसएस के बारे में तो समीर जी ने बताया और ये बताएं उससे जो, पर मुझे तो एक सीधी सी बात पूछनी है कांग्रेस के हमारे साथी प्रवक्ता से कि पहले 1937 में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में जो एक पार्टी की एपेक्स बॉडी है कांग्रेस वर्किंग कमेटी, क्या हुआ नहीं हुआ, जो संसद में बहस हुई, बहस में क्या बोला नहीं बोला। देश के संविधान के अनुसार देश की संसद में नियम और कानून बनने के बाद अब ये 2 छंद गाना चाहते हैं या 6 छंद गाना चाहते हैं। ये सोनिया गांधी जी ने जो इनके सांसद ने कहा कि उन्होंने रोका पर नहीं रोका,
कभी खड़गे साहब की तबीयत खराब, कभी सोनिया गांधी जी की तबीयत खराब। एक्चुअल स्थिति क्या है स्पष्ट कर दें देश के सामने। ईशान त्यागी, एक्चुअल स्थिति क्या है, यही सवाल मैं बार बार पूछ रही हूँ कि इतिहास में क्या हुआ नहीं हुआ। अब एक सिंपल सवाल है कि कल जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। अगर कानून बन गया, अगर नियम है तो फिर 6 छंद ही गाए जाएंगे। एक सेकंड, मलूक नागर जी भी बड़े सीजन एमपी रहे हैं और सीजन स्पोक्स पर्सन है, और चारू प्रज्ञा भी मेरी बहन है। अभी दोनों ने बोला कि खड़गे जी के बारे में कि वो थोड़ी देर और खड़े रह सकते थे। पहली बात तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी की, जिनको जो दलित होने पे जिनका शुद्धिकरण उत्तराखंड में किया गया, जहाँ पे स्टेज पे वो दे रहे थे, भाषण दे रहे थे, तो वहाँ पे उनकी उम्र जो है वो 84 साल है। पहली बात तो हमें इसको ध्यान में रखना चाहिए कि एक 84 साल के बुजुर्ग व्यक्ति, मेरे बाबा से भी बड़ी उम्र है मल्लिकार्जुन खड़गे जी की, उनका हमें सम्मान रखना चाहिए कि अगर वो 2 मिनट और खड़े रहता तो अच्छा, कोई कुछ बिगड़ नहीं जाता। तो इस बात को आपको सोचना चाहिए। दूसरी बात ये है कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान हमारे लिए दोनों सर्वोपरि हैं, हमारे लिए दोनों पूजनीय है। पहली बात जी, हम दोनों को ना आपस में लड़ाते हैं आरएसएस की तरह, और ना ही हम दोनों हमारी धरोहर है, ना उस पर राजनीति करने का काम करते हैं। जिस तरीके से बीजेपी पूरा राष्ट्रगीत के पीछे खड़े होके अपना जो फेलियर है बच्चों के पेपर लीक को लेके, संसद में ना आने को लेके, उसको कर रही है। अब एक आखिरी बात में बोलूंगा, अनुराग भदौरिया और विनोद अग्निहोत्री जो एक बात यहाँ पर उठ रही है कि जो असली मुद्दे हैं वहां से हटकर, बस 5 सेकंड, केवल 5 सेकंड, केवल 5 सेकंड हम लोग बोल रहे हैं। अब हम लोग हाँ, अनुराग भदौरिया बोलना चाहते हैं इसके ऊपर। अनुराग नहीं, ईशान 1 मिनट रुक जाइए, क्योंकि जो बात आज का मुद्दा है वहां मैं ये पूछ रही हूँ अनुराग आपसे, ये वंदे मातरम पर जो ये बहस है, क्या ये दूसरे मुद्दे से ध्यान हटाकर अब ये एक राष्ट्रभक्ति की राजनीति की कोशिश है? प्लीज ईशान 1 मिनट रुक जाइए, आपने काफी अपनी बातें रखी है, दूसरों को भी बोलने दीजिएगा। अनुराग भदौरिया, अनुराग प्लीज अपनी बात करिए। जी देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्र के मुद्दों पे बात करनी चाहिए, जिससे भारतीय जनता पार्टी ध्यान भटकाने की बात कर रही है। सबसे बड़ा बात है वो जो वहाँ पे जैसा अभी बताया कि पूरा गीत गाया गया वहाँ पे, तो बाद वो चर्चा तो बाद में हो, वो अपनी टेक्निकली जो है वो अपना देखें और समझें। लेकिन राष्ट्र जो है, जो पार्लियामेंट जो चल रही थी, ये बताए ना कि पार्लियामेंट में सरकार ने क्यों नहीं आके यहाँ चढ़ावा चोरी पे और छात्रों पे जो लाठियां चली उस पर क्यों नहीं सरकार ने अपनी बात कही? वहां 150 करोड़ रुपए ज्यादा सोहा हो गया, वो जिम्मेदार कौन होगा? क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए कि 150 करोड़ रुपए सोहा हो गया आम जनता का पैसा? क्या छात्रों पे जो लाठियां चली, क्या पता नहीं चलना चाहिए? पैलेट गन और AK-47 चलाने की जिम्मेदारी किसकी थी? किसने ऑर्डर दिया? किसने? जो हमारी आंखें फूटी उसके जिम्मेदार कौन होगा? कौन जिम्मेदार होगा? जो यहाँ पे प्रभु राम की चोरी हुई है, चढ़ावा चोरी हुई, क्या उस पर जवाब नहीं देना चाहिए था सरकार को? मेरा सीधा सवाल है कि देश के जो असली मुद्दे हैं, जो उस मुद्दों से सरकार क्यों भाग रही है? जी बताइए मलूक जी। सीधा सवाल बनता है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ जो जनता से संबंधित मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए ये मुद्दे लेके आए। भाई वो तो टेक्निकल है, वो आप देख लेना, चारू प्रज्ञा और मलूक नागर जवाब दे उसके पीछे पड़े रहना। 1 मिनट को उसके पीछे, और मल्लूक नागर क्या जवाब देंगे जो किसानों की बात उठाते उठाते सरकार की गोदी में बैठ गए? जो किसान यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहा था, कितने 100-200 किसानों की मौतें हो गई, ये किसानों के साथ नहीं खड़े हुए तो राष्ट्र के साथ खड़ोगे? बताइए मुझे। चलिए अनुराग जी जवाब सुन लीजिए, आपने बहुत सारे सवाल उठाए हैं। 1 मिनट जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। अनुराग हो गया आपके सवाल, आप रुकेंगे तो सुनेंगे दूसरे की बात। भदौरिया साहब मेरे प्यारे, बताइए मलूक नागर। अरे पिछारे ओ मेरे भाई, ओ जी देखिए नगमा जी, बोलिए हाँ। संसद की व्यवस्था, संसद की परंपरा, संसद के नियम और कानून 11 बजे से 12 बजे तक प्रश्नकाल चलता है, और उस प्रश्नकाल में जो भी प्रश्न होते हैं 14 दिन पहले फीड किए जाते हैं, जिनमें गरीबों के, किसानों के, मजलूमों के, दलितों के, पिछड़ों के, अक़लियत समाज के सारे प्रश्न होते हैं। ये उन्हें चलने देते कम से कम तो देश की संसद के लिए काम होता। अब ये बात आती है, ये कहते हमने नहीं चलने दी, हम कहते हैं इन्होंने नहीं चलने दी। तो देश के इतिहास में पहली बार किसी सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों ने प्रदर्शन किया कि संसद को चलने दो, और 20 लाख लोग जो अपनी शक्ति से हमें चुन के देते हैं, जाओ हमने अपनी ताकत, तुम्हें तुम देश के लिए काम करो, तो उनके मौलिक अधिकारों का हनन, हम सांसदों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ।
अब ऐसी स्थिति में 3 दिन पहले अपने नड्डा साहब ने और संसदीय मंत्री ने कहा ये जो मंत्री जी हैं अमित शाह जी आना चाहते हैं। 2 दिन पहले अमित शाह जी ने कहा मैं आज से कल तक संसद में रहूंगा, आप चर्चा 3 बजे करना चाहता हूं। भागे कौन? और अगर पिछली 7 सत्रों का 17वीं लोकसभा और 8वीं लोकसभा 18वीं लोकसभा के 8 सत्रों का दे, तो जब भी माननीय प्रधानमंत्री गृह मंत्री आए ये भाग जाते हैं, ये भगौड़े हो जाते हैं। तो देश की संसद चलने किसने नहीं दी? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो क्यों नहीं सरकार में ये आवाज अरे भाई गिरेबान में झांक लो भदौरिया साहब, आप तो अच्छे आदमी हो। मैं आप सबसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं आप सबसे एक मिनट चारू प्रज्ञा, आप भी इसमें अपना जोड़ना चाहेंगी? आपका भी कोई जवाब था, आप बोलना चाह रही थी, बताइए क्या आपकी राय है? मैं यही बोल रही थी नगमा जी, देखिए चिल्लम चिल्ली से आपका झूठ सच नहीं हो जाता। जब राज्यसभा में पेपर लीक के ऊपर चर्चा होनी शुरू हुई, ऑपोजिशन स्टेज्ड वॉकआउट। लोकसभा के लिए हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा आप मुझे चिट्ठी दे दीजिए 2 बजे तक, मैं 3 बजे से लेकर पूरे 24 घंटे इसके ऊपर चर्चा करूंगा, वहीं बैठूंगा पूरे समय और सबकी बात सुन के हर एक मुद्दे पर मैं जवाब दूंगा। ऑपोजिशन तब भी वहां से परे हट गई। तो देखिए शोर मचाना बहुत आसान है, अकाउंटेबिलिटी दोनों तरफ चलती है। यहाँ पर चिल्लाते रहो कि संसद में चर्चा, संसद में चर्चा। अरे चर्चा करने के लिए सब तैयार खड़े हैं, आप मानने को तैयार नहीं। संसद चले, इसके लिए इसकी जिम्मेदारी जो है वो विपक्ष पर भी है। मैं एक आखिरी सवाल आप लोगों से पूछना चाह रही हूँ। इस बीच में एक नया शब्द आ गया, दिमागी नक्सल। 1 मिनट, इस बीच में एक नया शब्द आ गया है, दिमागी नक्सल, और सवाल ये भी उठता है कि दिमागी नक्सल और अभी जो ये राष्ट्रगान अपमान का मुद्दा है, समीर चौगावकर, क्या ये दोनों जुड़े हुए नैरेटिव बनाने की कोशिश लगती है आपको? समीर जी, देखिए मुझे लगता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने अर्बन नक्सल का जिक्र किया तो अर्बन नक्सल का जो एडवांस रूप जो हो जाता है, मुझे लगता है वो दिमागी नक्सल है। प्रधानमंत्री मोदी ने उसका जिक्र किया था और प्रधानमंत्री मोदी ने एक मानसिकता बताई थी और तमाम उसके उदाहरण हिंदुस्तान के अंदर है कि ऐसे लोग जो असामाजिक तत्वों को समर्थन देते हैं, जो पर वो और ये राष्ट्रगान का अपमान, ये दोनों मिलजुल के एक नया नैरेटिव बन रहा है। कौन है जो सूफिया कुरैशी कर्नल? निश्चित रूप से ये वही मानसिकता है कि जब मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति के लिए जब वंदे मातरम को पूरा नहीं गाना है और कानून बनने के बाद भी जो कानून है उसको नहीं मानना है, जो संविधान है उसको नहीं मानना है। पर अनुराग कह रहे हैं ना कि दिमागी नक्सल कौन है? वो लोग हैं या वो लोग हैं जो हमारे सोल्जर्स का अपमान कर रहे हैं? अनुराग, देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने किसी का नाम लिया, अपमान करते हैं पार्लियामेंट नहीं है, पार्लियामेंट में इनसे पूछना कौन दिमागी नक्सल है जो हमारे सोल्जर्स का अपमान करते हैं? सूफिया कुरैशी जी को आतंकवादी का बहन बोलते हैं, या वो जो हमारी 26 बहनों का सिंदूर जड़ जाता है उनको बोलते हैं वीरांगना का भाव नहीं था, या वो जो हमारे छात्रों गटर से कंपेयर करते हैं, या वो जो पंचर जोड़ने की बात करते हैं कि छात्रों को पंचर जोड़ने वाले थे, या वो जो पार्लियामेंट में खड़े होकर जिस भाषा शैली का रमेश बिदुड़ी इस्तेमाल कर रहा था, जो गाली गलौज की भाषा थी, वो यहाँ पे दिमागी। चलिए अब बात देखिए, आप कौन दिमागी नक्सल है दरअसल इसके पर आज किरण रिजिजू ने भी बात की है एनडीटीवी से, लेकिन दिमागी नक्सल कौन है? इसके अलावा ये भी सवाल है कि राष्ट्रगीत के अपमान का जो मुद्दा है, क्या इससे वो जुड़ रहा है? क्या एक पॉलिटिकल नैरेटिव तैयार हो रहा है? बहुत धन्यवाद अब तमाम लोगों का। वंदे मातरम के मुद्दे पर क्या आप कांग्रेस घिर गई है या ये मुद्दा जो है वो अब शांत होगा?